पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। घर के आंगन के एक कोने में जलता दिया इस बात का गवाह था कि घर में अभी दिया जलाने वाला भी कोई है। वहीं थोड़ी दूरी पर सफेद कपड़ों में लिपटी मेघना शून्य की ओर निहार रही थी। शायद उसे एहसास भी नहीं था कि उसकी गोद में सिर रखे उसकी 9 साल की बेटी स्वाति और 6 साल का बेटा अर्जुन भूखे ही सो गए थे। और मेघना भी विकास के बारे में सोचते सोचते कब उसी जगह पर लेटकर सो गई पता ही नहीं चला। आज उसकी शादी की सालगिरह थी, लेकिन शादी वाले सारे रंग उसके तन मन और जीवन से धुल चुके थे। बचा था तो सिर्फ सफेद रंग। 26 साल की मेघना पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब 15 दिन पहले ही विकास एक सड़क दुर्घटना में चल बसा। और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि मेघना के मना करने पर भी विकास उसके लिए शादी की सालगिरह के तोहफे में साड़ी लेने गया था। लौटते वक्त दुर्घटना के समय उसके हाथों में सुर्ख लाल साड़ी थी। विकास अपने पीछे मेघना के ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर गया था। बच्चे मेघना का सहारा थे या मेघना बच्चों का सहारा, पता नहीं। शायद दोनों ही एक दूसरे का सहारा था। सूरज सिर पर आ चुका था। मेघना के घर का दरवाजा अब भी बंद था। अंदर से बच्चों के बोलने खेलने की भी आवाज नहीं आ रही थी। गोमती को चिंता होने लगी। वो अपने पति उपेंद्र से बोली, आज तो मेघना दीदी बहुत देर तक सो रही हैं और बच्चे भी नहीं बोल रहे। मुझे तो चिंता हो रही है। हाँ गोमती, तेरी बात तो सही है, पर हो सकता है रात देर से सोए हो। थोड़ी देर और इंतजार कर ले, फिर चाय और खाना लेकर चली जाना। हाँ वो तो हम सब कर लेंगे, पर मेघना दीदी को देखकर बड़ा दुख होता है। कल उसकी शादी की सालगिरह थी। बेचारी का सारा दिन रो रो कर कटा। बच्चों ने भी ठीक से कुछ नहीं खाया और शाम को जब खाना लेकर गए तो बोली, रख दो गोमती, अभी खा लेंगे। पता नहीं खाया भी होगा कि नहीं। मेघना का बंद दरवाजा देख गोमती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उससे थोड़ी देर का भी इंतजार नहीं हुआ। उसने जाकर मेघना का दरवाजा खटखटाया। स्वाति ने दरवाजा खोला और आंखें मलते हुए कहा, आओ चाची, अंदर आओ। गोमती अंदर गई तो देखा नन्हा अर्जुन अभी भी सो रहा था और मेघना उठकर बैठी हुई थी। वहीं एक तरफ मेज पर खाना वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। गोमती थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए आंखों में आंसू भरकर बोली, क्या दीदी, शाम को भी खाना नहीं खाया? अरे अपने बारे में नहीं तो इन बच्चों के बारे में तो सोचो। अब तो इनकी माँ भी तुम ही हो और पिता भी तुम ही हो। तो अगर तुम ही इस तरह दुखी रहोगी तो इनको कौन देखेगा? अगर तुमने पति खोया है तो इन बच्चों के सिर से भी पिता का साया उठ गया है। अब तुम्हें ही संभालना है सब कुछ। नहीं गोमती, मेरे अकेले के बस का अब कुछ भी नहीं। मुझे विकास के बिना कुछ भी ना तो दिखाई देता है और ना ही कुछ समझ आता है। मेघना रोने लगी। दीदी समझदारी से काम लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। स्वाति बिटिया, ये खाना बाहर गाय के आगे डाल दो और सब लोग नहा लो, हम अभी ताज़ा खाना बना कर लाते हैं। रहने दो गोमती, परेशान मत हो, हम कुछ बना लेंगे। 15 दिनों से पूरा गांव हमारे लिए परेशान है और तुम तो छोटी छोटी सी बात का ख्याल रखती हो। पर अब तुम भी अपने बच्चों पर ध्यान दो। मेघना आंसू पोंछते हुए बोली, कैसी बातें करती हो दीदी, ये बच्चे मेरे भी हैं, तुम मेरी बड़ी बहन की तरह हो। और कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच उपेंद्र से कह देना। विकास भैया और उपेंद्र बचपन के दोस्त थे, एक साथ खेले पढ़े बड़े हुए। विकास भैया के जाने के बाद हम भी अकेले हो गए दीदी। अपनी बात कहते कहते गोमती की आंखें भर आई और आवाज भर्रा गई। थोड़ी देर बाद गोमती की छोटी बेटी प्रीति चाय लेकर आ गई और तोतली आवाज में बोली, बलीमा ताय पी लो, मम्मी ते तहा है। प्रीति की बात सुनकर मेघना को हंसी आ गई। उसने प्रीति को अपनी गोद में बैठाकर खूब प्यार किया और आज पूरे 15 दिनों के बाद मेघना के चेहरे पर हंसी आई थी। मेघना को हंसता देख स्वाति भी हंसती और दूर बैठा अर्जुन प्रीति को अपनी माँ की गोद में बैठा देख प्रीति को घूरे जा रहा था। बलीमा, अर्जुन आंखें दिखा रहा है। प्रीति ने अर्जुन की शिकायत मेघना से कर दी। अरे अर्जुन आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मेघना ने हंसकर कहा, बस दीदी ऐसे ही हंसती रहा करो, जो नसीब में लिखा था हो गया, अब आगे की सुध लो। आओ खाना खाओ। और स्वाति तुम भी अब स्कूल जाया करो। अर्जुन कल जल्दी जागना, तुम्हें भी स्कूल जाना है। जी चाची जी, कल से मैं भी स्कूल जाऊंगा। दीपाली को बोलना जब वो स्कूल जाए मुझे भी आवाज दे दे, स्वाति ने जवाब दिया। स्वाति और अर्जुन अगले ही दिन से स्कूल जाने लगे। मेघना सब कुछ सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। अब वो बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करती। ज्यादा कुछ तो पता ही नहीं था। कक्षा 5 ही पास थी। खेती बाड़ी हिसाब किताब सब तो विकास ही देखता था। मेघना का तो सिर्फ खाना बनाने और खाने से ही मतलब था। घर के सारे काम निपटाकर सिलाई कढ़ाई में लगी रहती थी। उसने बच्चों को ही जीने का सहारा बना लिया और विकास के दर्द को दिल के किसी कोने में दफन कर दिया। ये बच्चे भी तो विकास के ही हैं। अब इन्हें पढ़ा लिखा कर नेक आदमी बनाना है।
अब उसने सिलाई कढ़ाई का काम फिर से शुरू कर दिया। खेती बाड़ी उसके बस की नहीं थी, इसलिए उसने खेती की सारी जिम्मेदारी उपेंद्र को दे दी। उपेंद्र मेघना की खेती संभालने लगा और खाने पीने के अलावा जितना भी बचता उसे बेचकर आधा आधा कर लेता। सब कुछ ठीक हो गया था, तभी अचानक एक दिन अर्जुन बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। डॉक्टर को दिखाया तो उसने लंबा चौड़ा खर्च बता दिया। प्रीति के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने उपेंद्र से उधार लेकर अर्जुन का इलाज करवाया। हमारे समाज में एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सुख हो या दुख कोई भी किसी की मदद बिना स्वार्थ के नहीं करता। और हुआ भी वही। मेघना की इतनी अच्छी खेती देख उपेंद्र की नीयत में भी खोट आ गया। अब उसकी नजर मेघना की जमीन पर टिक गई। मेघना को उपेंद्र की नीयत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो तो उपेंद्र को अपने छोटे भाई की तरह ही मानती थी और उपेंद्र के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती थी। उपेंद्र ने भी एक दिन अपनी मंशा पूरी कर ही ली और मेघना की 2 बीघा जमीन अपने नाम कर ली। और मेघना तो क्या, गोमती को भी इस बात की खबर नहीं होने दी। विकास को गए 10 साल हो चुके थे और मेघना को अपने साथ हुए धोखे की आज तक कोई खबर नहीं थी। बच्चे बड़े हो चुके थे। स्वाति 12वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़कर सिलाई कढ़ाई में मेघना का हाथ बटा रही थी और दीपाली की पढ़ाई अभी भी जारी थी। मेघना को स्वाति की शादी की चिंता सताने लगी थी। अरे गोमती, अगर तेरी नज़र में स्वाति के लायक कोई लड़का हो तो ज़रूर बताना। कैसी बात करती हो दीदी, स्वाति और दीपाली हमारे लिए अलग तो नहीं है। स्वाति दीपाली से 3 महीने बड़ी है, इसलिए हम पहले अपनी स्वाति के हाथ पीले करेंगे, फिर दीपाली के। अब सब तुम्हें और उपेंद्र भैया को ही करना है। मेघना ने लंबी सांस भरकर कहा। एक दिन मेघना दोपहर में सिलाई में लगी हुई थी। शादियों का मौसम करीब था, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था सिलने के लिए। स्वाति भी माँ के पास ही बैठी थी। तभी गोमती उसके पास भागते हुए आई और बोली, दीदी, अरे दीदी सुनो, एक खुशखबरी लाई हूँ। तुम भी सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा फिर तो जल्दी बताओ। स्वाति बिटिया, रसोई में जाओ और थोड़ा सा पानी ले आओ। गोमती खुश है तो बात भी बड़ी ही होगी। स्वाति जल्दी से खड़ी हुई और रसोई में चली गई। अब बताओ क्या बात है, मेघना बोली। दीदी, आज ना रामकिशोर भैया आए थे गांव से अपनी स्वाति के लिए रिश्ता लेकर। लड़का सरकारी नौकर है। परिवार में सिर्फ माँ और बहन है। पिताजी का देहांत 5-6 साल पहले ही हो चुका था और ज़्यादा दहेज की मांग नहीं है। रामकिशोर भैया ने लड़के से और उसकी माँ से बात की थी। वो कल स्वाति को देखने आ रहे हैं। सच गोमती, तूने तो दिल खुश कर दिया। ले मेरे हाथों से गुड़ खा। अरे स्वाति, क्या कर रही है? चल साफ सफाई में जुट जा। हटा ये कपड़े, सब तह लगाकर अलमारी में डाल दे, बाद में सिल जाएंगे अभी ये। और ये अर्जुन अभी तक स्कूल से नहीं आया। स्वाति भी बिना देरी किए घर की सफाई में जुट गई। अंदर ही अंदर वो खुश हो रही थी। सोच रही थी आज ये दीपाली कहाँ रह गई। दीपाली तो उसकी बचपन की सहेली थी और जवानी के सपने भी दोनों ने साथ मिलकर ही देखे थे। और आज स्वाति को वो सपने सच होते दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी स्कूल से आ गया। कहाँ लगा दी इतनी देर? मेघना बोली। मम्मी, ये प्रीति के चक्कर में मुझे हमेशा देर हो जाती है। उसकी हिंदी की किताब लेने दुकान तक गया था, खुद जाती नहीं, बस मुझे काम बताती रहती है, जैसे मैं उसका नौकर हूँ। अरे तू उसका काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? पहले दीपाली ये काम कर देती थी, अब वो बड़े स्कूल में जाती है, इसलिए तुझे ही ये काम करना होगा। शाम हो गई, दीपाली नहीं आई। अब स्वाति से नहीं रहा गया। उसने मेघना से कहा, मम्मी मैं दीपाली के पास जा रही हूँ। मेघना ने धीरे से मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। अरे दीपाली, तू आज घर क्यों नहीं आई? स्वाति ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। बस मन नहीं किया, दीपाली बोली। अच्छा, थोड़े दिन की बात है, फिर बैठी रहना अपना मन लिए, इसीलिए तो नहीं आई। जब तू चले जाएगी तो मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। अरे अकेली कहाँ, अपनी शादी होते ही वहीं तेरे लिए भी कोई राजकुमार ढूंढ लूंगी, फिर दोनों साथ हो जाएंगे। तू सच कह रही है ना? दीपाली मासूमियत से बोली। बिल्कुल सच। अच्छा सुनो, कल जल्दी आ जाना, मैं अकेले उनके सामने नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सुबह से मम्मी ने पहले ही कह दिया था। अगले दिन दिए समय पर लड़के वाले आ पहुंचे। लड़के का नाम महेश था और देखने में बहुत ही सभ्य और सुंदर। मेघना ने लड़के को देखते ही मन ठान लिया कि कुछ भी हो, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देगी। स्वाति और महेश की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, यही सोचकर मेघना फूली नहीं समा रही थी और पूरी आवभगत में लगी हुई थी। उपेंद्र और गोमती भी उसकी मदद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद स्वाति चाय लेकर आई गई। सादगी में लिपटी स्वाति बहुत ही सुंदर लग रही थी। साथ में दीपाली भी थी। स्वाति से कुछ देर बात करने के बाद महेश के परिवार ने शादी के लिए हामी भर दी। सभी लोग बहुत खुश थे और स्वाति भी मन के भाव छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी बातें सुन धीरे से मुस्कुरा देती। उपेंद्र भैया, अब आगे आपको ही देखना है। सब स्वाति के पिताजी के जाने के बाद आपने स्वाति के चाचा होने की अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है।
हाँ भाभी, आप निश्चिंत रहो, हम सब देख लेंगे। भैया, कल जाकर आप आगे की बात करो। घर की परिस्थिति और हमारी हैसियत आपसे छिपी तो नहीं है। ठीक है, हम कल ही चले जाते हैं, उपेंद्र बोला। अरे दीदी, तुम तो अब शादी की तैयारी करो, गोमती ने स्वाति की ओर देखते हुए कहा। गोमती की बात सुनते ही दीपाली ने स्वाति के हाथ में धीरे से चिकोटी काट ली। दोनों हंस पड़ी। अगले दिन ही उपेंद्र ढेर सारे फल और मिठाई लेकर महेश के घर पहुंच गया। महेश की माँ यशोदा ने दरवाजा खोला। अरे उपेंद्र भाई, आप आइए, अंदर आइए। जी बस आप लोगों से कुछ बात करनी थी, इसलिए चला आया। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? महेश की माँ ने फल मिठाई देखकर कहा। तब तक महेश और उसकी बहन भी कमरे में आ गए। जी ये तो रिवाज है, लड़की वाले को निभाने ही पड़ते हैं। यशोदा ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी महिमा को फल और मिठाई अंदर ले जाने का इशारा किया। महिमा सारा सामान लेकर अंदर चली गई। और कब तक शादी का इरादा है? उपेंद्र खीसे निपोड़ते हुए बोला। अरे अभी तो लड़की पसंद की है, अभी तो बहुत कुछ तय करना बाकी है। यशोदा ने जवाब दिया। जी आप जितना बोले मैं देने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है, उपेंद्र धीरे से बोला। शर्त? कैसी शर्त? महेश ने सवाल किया। देखो बेटा, तुम तो जानते ही हो कि स्वाति मेरी नहीं बल्कि मेरे दोस्त की बेटी है, और उनके हालात ऐसे नहीं है कि आपकी मांग पूरी कर सके। मैं भी कितनी मदद करूंगा, मेरी भी दो बेटियां हैं। किंतु आप अगर चाहें तो आपकी हर मांग पूरी करते हुए मैं अपनी बेटी दीपाली की शादी आपके बेटे के साथ करने को तैयार हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने स्वाति के लिए हाँ की है, आपकी बेटी बीच में कहाँ से आ गई? जी बीच में कहाँ, वो तो उस दिन भी स्वाति के साथ ही थी। आपने शायद गौर से नहीं देखा, स्वाति के साथ जो लड़की थी वो मेरी बेटी दीपाली ही थी। यशोदा ने महेश की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है उपेंद्र जी, आप जाइए, हम एक दो दिन में आपको अपना फैसला सुना देंगे। उपेंद्र खुशी खुशी वहां से चला आया। कपटी उपेंद्र जानता था कि क्या फैसला होने वाला है। मेघना को बड़ी बेचैनी हो रही थी। उपेंद्र भैया सुबह के गए हुए थे पर अभी तक नहीं लौटे थे। उससे रहा नहीं गया, वो गोमती के घर पहुंच गई और गोमती से बोली। गोमती, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे दीदी, इसमें डरने वाली क्या बात है? उन लोगों ने हमारी स्वाति को पसंद कर लिया है, और रही दहेज की बात, तो अब दीदी हम भी किसी से कम नहीं है। हम सब मिलकर स्वाति की शादी करेंगे। दीदी तुम परेशान मत हो। गोमती ने मेघना को विश्वास दिलाया। तभी थका हारा उपेंद्र घर पहुंच गया। क्या उपेंद्र भैया, क्या बोले वो लोग? इतनी देर क्यों लग गई? भाभी धीरज रखो, मैं वहां उन लोगों से सब कुछ पूछने गया था। वो बोले इतनी जल्दी क्या है, आप जाइए, हम आपको अपना फैसला बता देंगे। अभी हमें सोचने के लिए समय चाहिए। पर भैया, कल तो उन्होंने स्वाति को पसंद कर लिया था, और हम पैसा देने को भी तैयार हैं, फिर क्या दिक्कत है? भाभी, अब ये तो वो ही जाने, पर आप चिंता मत करो, मैं इस शादी के लिए पूरी जी जान लगा दूंगा। बेईमान उपेंद्र बोला। मेघना मायूस हो गई और अपने घर आ गई। 2 दिन बाद। अरे गोमती, उपेंद्र भैया आओ ना। अरे स्वाति, सिलाई छोड़कर जल्दी से चाय बना। मेघना बोली। अरे नहीं बिटिया, चाय रहने दो, दीदी हमें कुछ बात करनी है, गोमती बोली। हाँ बोलो, लड़के वालों की कोई खबर आई क्या? मेघना ने उपेंद्र की ओर देखते हुए पूछा। हाँ दीदी, खबर तो वहीं से आई है, पर क्या? मेघना घबरा गई। दरअसल भाभी, बात यह है कि उन लोगों ने घर जाकर अपना निर्णय बदल दिया। महेश को स्वाति नहीं बल्कि दीपाली पसंद है। वो लोग दीपाली को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। उपेंद्र उदासी का नकाब ओढ़कर बोला। स्वाति वहीं खड़ी सब सुन रही थी। स्वाति को देख मेघना की आंखों में आंसू आ गए। फिर खुद को संभालते हुए बोली। अरे गोमती, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? ये शादी ब्याह तो भाग्य की बात है। अगर उन्हें दीपाली पसंद है तो हम दीपाली की महेश से शादी कर देंगे। अच्छा लड़का है, ऐसे ही हाथ से ना जाने देंगे। मेघना की बात सुनकर स्वाति अंदर चली गई और रसोई से पानी ले आई। चाची जी, दीपाली की शादी की तैयारी करो, हमें खुशी होगी कि दीपाली अच्छे घर में जा रही है। हाँ उपेंद्र, दोनों ही की शादी की उम्र है, अगर उन्हें दीपाली पसंद है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दीपाली की शादी निपटने दो, हम स्वाति के लिए कोई दूसरा लड़का देखेंगे। खुशी की बात है, लो मुंह मीठा कर लो। उपेंद्र और गोमती मुंह में मिठाई रखकर मुस्कुरा दिए। उपेंद्र को मेघना के इस रूप की तो आशा ही नहीं थी। उसे तो लगा था मेघना खूब हंगामा करेगी, दीपाली की शादी महेश से नहीं होने देगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। जब दीपाली ने ये बात सुनी तो बोली। नहीं मम्मी, मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी। महेश को अगर मैं पसंद थी तो उस दिन उसी समय क्यों नहीं बोला? स्वाति को हाँ क्यों बोला? अरे बिटिया, घर जाकर जब विचार विमर्श किया तो तुम्हें स्वाति से 20 पाया। तुम देखने में भी उससे ज्यादा सुंदर हो और पढ़ी लिखी भी ज्यादा हो, बस इसीलिए उन लोगों ने अपना निर्णय बदल दिया। उपेंद्र ने दीपाली को समझाते हुए कहा। पर मम्मी, मैं स्वाति से क्या बोलूंगी? दीपाली ने गोमती से कहा। बिटिया, सब किस्मत के खेल हैं, जिसकी डोर जिसके साथ बंधी है, बस भंवर भी उसी के साथ पड़ती है।
पर मम्मी अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत पसंद करता है, बहुत खुश रखेगा। दीपाली वहां से चली गई। 1 महीने बाद दीपाली और महेश की शादी हो गई। उपेंद्र ने मुंह मांगा दहेज और खूब लेन देन किया। महेश और उसके घर वाले उपेंद्र की आवभगत से बहुत खुश थे। लेकिन इस शादी में स्वाति शामिल नहीं हुई और मेघना भी मन का दुख छिपाए मुस्कुराती रही। उसे इस बात का दुख नहीं था कि दीपाली की शादी महेश से हो गई। उसे तो दुख इस बात से था कि स्वाति पल पल खुद को अपमानित महसूस कर रही थी और शायद इसीलिए वो इस शादी में शामिल नहीं थी। समय बहुत जल्दी बीत रहा था। शादी के बाद दीपाली कई बार मायके आई, किंतु अब दीपाली और स्वाति की दोस्ती में वो बात नहीं थी। दीपाली ससुराल की कोई बात कहना चाहती भी तो स्वाति बात बदल देती और स्वाति अब अपने मन की बात दीपाली से नहीं कहती। दिलों में दूरियां आ चुकी थी। स्वाति की बेरुखी देख दीपाली ने मायके आना लगभग बंद ही कर दिया। अब मेघना और गोमती के रिश्ते में भी वो बात नहीं थी। जरूरत की बात हो जाती, बस घंटों होने वाली बातें अब मिनटों में खत्म हो जाती। उपेंद्र भी मेघना को देख नजरें नीची कर लेता। आखिर सब किया धरा तो उसी का था। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति थी। इस घटना को 4 साल हो चुके थे। फिर एक दिन, मम्मी मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, अर्जुन मेघना से बोला। वो तो ठीक है, पर बेटा बाहर पढ़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए और अभी स्वाति की भी शादी करनी है। मम्मी ये कौन सी बात हुई? दीदी की शादी नहीं होगी तो क्या घर के दूसरे काम नहीं होंगे? मुझे बाहर पढ़ना है बस। अर्जुन, घर की हालत तुमसे छिपी नहीं है। सिलाई कढ़ाई में कुछ नहीं होता। अगर खेती ना हो तो भूखे मर जाएंगे। तो फिर एक काम करो मम्मी, 1 बीघा जमीन बेच दो पर मुझे पढ़ा दो। अच्छी पढ़ाई करके नौकरी भी अच्छी लगेगी, तब सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दीदी की शादी भी अच्छी होगी, पर बेटा तब तक तो स्वाति की उम्र बहुत हो जाएगी। अगर कोई अच्छा लड़का और परिवार मिल गया तो स्वाति की शादी के लिए जमीन बेचनी ही पड़ेगी। बस वही एक जरिया बचा है। तो फिर मुझे पढ़ाया क्यों था जब अच्छी शिक्षा दिलाने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी? अर्जुन मेघना के ऊपर चिल्ला दिया। अर्जुन की बातें सुन मेघना की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोली, किंतु स्वाति दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो गुस्से से बोली, अर्जुन, अपनी मम्मी से कोई ऐसे बात करता है? मम्मी से पढ़ाई के लिए जितना पैसा लगे दे दो, मेरी शादी की चिंता मत करो, मैं अपने ही घर में हूँ। पर बिटिया, अर्जुन की ये जिद गलत है। बगल वाले गांव में भी तो बड़ा स्कूल है, सब वहीं पढ़ते हैं, ये भी वहीं पढ़ेगा। नहीं मम्मी, पढ़ाई छोड़कर खेती कर लूंगा पर वहां नहीं पढ़ूंगा। अर्जुन ने अपना फैसला सुना दिया। अर्जुन, चिंता मत कर, तू जहां बोलेगा हम तुझे पढ़ाएंगे। स्वाति ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अर्जुन खुश हो गया, किंतु मेघना अपने आंसू पोंछते हुए अंदर वाले कमरे में चली गई। और अगले दिन सुबह सुबह मेघना उपेंद्र के घर पहुंच गई। मेघना को यूं अचानक सुबह सुबह आया देख गोमती और उपेंद्र सकपका गए। अरे दीदी, आओ आओ, इतनी सुबह कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बस उपेंद्र भैया से मिलना था। हाँ भाभी, बोलो क्या बात है? उपेंद्र बोला। उपेंद्र भैया, अर्जुन बाहर पढ़ने जाना चाहता है, ज्यादा पैसों की जरूरत है, सोच रहे हैं अपनी 1 बीघा जमीन बेच देते हैं और जो 1 बीघा जमीन बचेगी वो स्वाति की शादी में काम आएगी। पर दीदी, उसके बाद खाओगी क्या? गोमती बोली। अरे मुझे अकेली जाने के लिए सिलाई कढ़ाई ही बहुत है, बस बच्चे खुश रहें। अच्छा है ना, अर्जुन पढ़ लिख कर नौकरी करेगा तो घर के हालात बदलेंगे। तब तो मुझे सिलाई कढ़ाई का काम भी नहीं करना पड़ेगा, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। मेघना लंबी सांस भरकर बोली। अरे भाभी रुको, तुम किस जमीन की बात कर रही हो? वो जमीन तो तुम कब की मेरे नाम कर चुकी हो। उपेंद्र खिसियाकर बोला। उपेंद्र भैया, कैसी बात कर रहे हो? मेघना घबरा गई। अरे तुम्हें याद नहीं क्या? रुको, मैं अभी जमीन के पेपर लाता हूँ। उपेंद्र अंदर चला गया और मेघना फटी आंखों से उपेंद्र को देखती रह गई। गोमती भी असमंजस में थी कि ऐसा कब हुआ। थोड़ी देर में उपेंद्र तुड़े मुड़े कागज अंदर से निकाल कर लाया और मेघना के आगे पटक दिए। बेचारी अनपढ़ मेघना काफी देर तक उन कागजों को उलट पुलट कर देखती रही। उसकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पर अपना नाम लिखना तो जानती थी और ये साइन उसी के थे। पर उपेंद्र भैया, ये साइन तो मैंने तब किए थे जब आपने सालों पहले जमीन के नाम पर सरकार से लोन लिया था। हाँ भाभी, ये साइन तभी के हैं। पर उपेंद्र भैया, जमीन अपने नाम करने के लिए तुम इतना बड़ा षड्यंत्र रचोगे, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने तो तुम्हारे ऊपर आंखें बंद करके यकीन किया और तुम इतने बड़े बेईमान निकले। और गोमती, तुमने भी कभी नहीं बताया? नहीं दीदी, विश्वास करो, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्यों जी, आपने ऐसा क्यों किया? अरे इनके पास खेती संभालने वाला कौन था? और फिर सारी जिंदगी समय असमय जो इनकी मदद करते रहे, उसका हिसाब कौन चुकाता? और खेती जरूर हमारे नाम थी, पर क्या कभी हमने तुम्हें खान खुराक की कोई कमी होने दी? नहीं ना। चलो अब बताओ, कितना पैसा लगेगा अर्जुन की पढ़ाई में? पर अब से ली गई रकम पर ब्याज भी लगेगा। उपेंद्र भैया, हमें हमारी जमीन लौटा दो बस।
अब और कुछ नहीं चाहिए। मेघना गिड़गिड़ाते हुए बोली, सुनिए, आप ऐसा मत करिए, भगवान की कृपा से हमारे पास किस चीज़ की कमी है। गोमती ने उपेंद्र को समझाते हुए कहा, तुम चुप करो, ज्यादा हमदर्दी है तो तुम भी इन्हीं के साथ रहो जाकर। उपेंद्र ने गोमती को बुरी तरह डांट दिया। उपेंद्र भैया, बहुत गलत किया है तुमने हमारे साथ, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने जो विश्वासघात हमारे साथ किया है, इसका खामियाजा तुम्हें इसी धरती पर भुगतना पड़ेगा। कभी सुखी नहीं रहोगे। मुझ दुखियारी की आह तुम्हें जला देगी। बेबस मेघना ने रोते हुए कहा, दीदी ऐसा मत बोलो। गोमती हाथ जोड़कर बोली, गोमती, आज से मेरा तुम्हारा भी रिश्ता खत्म। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। कभी मुझसे या मेरे बच्चों से बात करने की भी कोशिश मत करना। दीदी, इनके बुरे कर्मों की सजा मुझे मत दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। पर मेघना ने गोमती की एक नहीं सुनी और रोते हुए अपने घर आ गई। मेघना को यूं रोता देख स्वाति घबरा गई। मम्मी, कुछ तो बताओ, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें उपेंद्र चाचा के घर से रोते हुए आना पड़ा? कुछ तो बोलो। बिटिया, वो उपेंद्र तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने धोखे से हमारी सारी जमीन हड़प ली। मेघना ने रो रो कर सारी कहानी स्वाति को सुना दी। स्वाति भी हैरान थी। मम्मी, उपेंद्र चाचा इतने बड़े फरे भी निकलेंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर मम्मी, अपने आप को संभालो, अगर अर्जुन को ये बात पता चलेगी तो वो खून खराबे पर उतर जाएगा। मम्मी, जरा सी गलती उसका जीवन बर्बाद कर सकती है। और मम्मी, अब तो हम कहीं के नहीं रहे, क्या खाएंगे, कैसे जीवन बसर करेंगे? बिटिया, हम तो जीते जी मर गए, अब अर्जुन की पढ़ाई का क्या होगा? मम्मी सुनो, हमारी बात गौर से सुनो। अर्जुन की पढ़ाई हम नहीं रुकने देंगे। हम किसी से अर्जुन की पढ़ाई का पैसा उधार ले लेंगे और दूसरे के खेतों में मजदूरी करके ब्याज का पैसा भरते रहेंगे। पर अर्जुन को बड़ा आदमी जरूर बनाएंगे। उसके बाद मेघना ने कई लोगों से पैसा मांगा, किंतु अर्जुन को कानो कान खबर नहीं होने दी और सबीना पैसा देने से इनकार कर दिया। सबने मेघना को उसकी जमीन गिरवी रखने को कहा और जब उसने उपेंद्र की असलियत लोगों को बताई तो वो मेघना को ही बेवकूफ बताकर नसीहतें देने लगे। हर कोई कहता, उपेंद्र की शिकायत पुलिस में कर दो, मुकदमा कर दो, पर इसके लिए भी तो एक मोटी रकम चाहिए थी। और मेघना तो अब खाली हाथ थी। मजबूरी एक बार फिर उसे उपेंद्र की चौखट पर ले आई और उपेंद्र ने भी बिना किसी लाग लपेट के अर्जुन की पढ़ाई में लगने वाली रकम देने के लिए हाँ कर दी और उस पर लगने वाला ब्याज भी बता दिया। सारी बातों से अनजान अर्जुन ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। उसका एक ही सपना था, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। स्वाति ने घर में सिलाई का काम और बढ़ा दिया और मेघना ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अर्जुन की पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आने दी और अर्जुन की पढ़ाई में मेघना भूल गई कि स्वाति की शादी की उम्र निकली जा रही थी। 5 साल बीत गए। अभी कल ही तो अर्जुन की प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम आया था। अर्जुन जल विभाग में बहुत बड़ा अधिकारी बन गया था। मेघना खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज वो मजदूरी के लिए खेतों पर भी नहीं गई थी। सुबह सुबह मंदिर जाकर प्रसाद भी चढ़ाई। खुशी के मारे मंदिर में खूब घंटे बजाए, भगवान का खूब शुक्रिया अदा किया। घर के बाहर से जो भी निकलता उसके मुंह में अपने हाथों से लड्डू खिलाती। स्वाति भी बार बार अर्जुन को शाबाशी दे रही थी। आज उसे गर्व था अपने भाई पर। सालों की मेहनत के बाद आज खुशियों ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। कुछ दिनों में ही घर के हालात बदल गए और 1 साल के अंदर ही मेघना का नया घर भी बनकर तैयार हो गया। अर्जुन अपनी मम्मी और दीदी की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखता, लेकिन उसे एक बात हमेशा अखरती कि उपेंद्र चाचा और गोमती चाची अब उसके घर नहीं आते और मम्मी भी अब उन लोगों से बात नहीं करती। कई बार प्रीति से भी पूछने की कोशिश की, पर वो भी इन बातों से अनजान थी। प्रीति गांव के बगल वाले बड़े स्कूल में पढ़ रही थी। दोनों घरों में बात बंद होने के कारण अर्जुन जब भी गांव छुट्टी पर आता तो प्रीति से मिलने उसके स्कूल चला जाता और फिर बातों ही बातों में दोनों आने वाले भविष्य के लिए जाने कितने सपने देख डालते। बचपन की दोस्ती जवानी में पैर रखते ही कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन स्वाति मेघना से बोली, मम्मी, कल अर्जुन आ रहा है। हम ये सोच रहे थे कि इस बार उपेंद्र चाचा के धोखे की बात अर्जुन को बता देते हैं। वैसे भी वो कई बार पूछ चुका है कि उपेंद्र चाचा और गोमती चाची घर क्यों नहीं आते, हम उनसे बात क्यों नहीं करते। हर बार हम कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। पर बिटिया, कैसे बताएंगे, कितना दुख होगा उसको। इतनी इज्जत करता है वो उपेंद्र और गोमती की। मम्मी देखो, हम आ गए। अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी। स्वाति और मेघना ने मुड़कर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था। अरे अर्जुन, तुम तो कल आने वाले थे। स्वाति खुशी के मारे उछल पड़ी। अरे बेटा अर्जुन, आ गए बेटा। मेघना ने अपने लाल को गले लगा लिया। अर्जुन ने अभी अपनी मम्मी और दीदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अगले दिन, मम्मी, अब अर्जुन की शादी कर दो।
पूछ लो कोई लड़की देख रखी हो तो ठीक, नहीं तो हम ढूंढें। नहीं बिटिया, पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद अर्जुन की होगी। हाँ सच कहा मम्मी, पहले दीदी की शादी होगी, उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे। मम्मी हमने एक लड़का देखा है, सरकारी नौकरी करता है और दीदी की उम्र का ही है। मैंने खुद उसके घर वालों से बात की है, वो एक दो दिन में दीदी से मिलने आएंगे। सच बेटा, कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया तुमने मेरा, मेघना बोली। और स्वाति चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। 2 दिन बाद लड़के वाले आ गए। इस बार मेघना ने लड़के वालों का जोरदार स्वागत किया। अरे भाई, इस बार वो जल विभाग अधिकारी की माँ थी। मेघना की गरीबी तो बहुत पीछे छूट गई थी। अब वो अच्छा खाती, अच्छा पहनती और घराने वालों की अच्छी आवभगत करती थी। और दो चार बातें करके उन्होंने स्वाति को पसंद कर लिया। लड़के ने स्वाति को अंगूठी पहनाकर शादी की हामी भर दी। लड़के की माँ ने भी स्वाति को सीने से लगाकर उसे अपनी बहू मान लिया। और ठीक 2 महीने बाद स्वाति की शादी हो गई और वो अपनी ससुराल जा रही थी। कितनी सुंदर लग रही थी दुल्हन के जोड़े में, और दूल्हा तो पूरा राजकुमार लग रहा था। बहुत सुंदर जोड़ी थी दोनों की, जो देखता वही देखता रह जाता। विदाई के समय स्वाति का रो रो कर बुरा हाल था। आज उसे अपने पिता की कमी बहुत महसूस हो रही थी। और अब वो उपेंद्र चाचा भी नहीं थे जो उसे आशीर्वाद देते। गोमती भी अपनी खिड़की से स्वाति को विदा होते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू और होंठों पर स्वाति के लिए ढेरों दुआएं थी। गोमती ने स्वाति को कभी दीपाली से कम नहीं समझा था। स्वाति चली गई। बेचारी मेघना बहुत देर तक स्वाति को याद करके रोती रही। विकास के जाने के बाद स्वाति ने इस घर में सब कुछ संभाला था। विकास की मृत्यु के समय स्वाति मात्र 9 साल की थी, किंतु बचपना तो कभी उसके अंदर दिखाई नहीं। अपने हिस्से की हर जिम्मेदारी उसने पूरी की थी। सिलाई कढ़ाई करके घर के खर्चे उठाए। पूरे घर का ख्याल रखने में तो वो मेघना की भी माँ बन गई थी। और अर्जुन की पढ़ाई के लिए उसने दिन रात एक कर दिए, पर उसकी पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आने दी। ऐसी ही होती है बेटियां। स्वाति को घर से गए 4 दिन हो चुके थे, किंतु आज भी उसे याद करके मेघना की आंखों में आंसू आ जाते थे। उसे यूं रोता देख पड़ोस की विमला काकी बोली, अरे स्वाति की मम्मी, अब बहू घर ले आओ। स्वाति की शादी हो गई, अर्जुन भी अच्छा खासा कमाता है, अब किस बात का इंतजार है। अरे भाई, अब किस बात की चिंता, बस एक अच्छी सी लड़की मिल जाए, हम तो आज अपने अर्जुन की शादी कर दें। क्यों अर्जुन, अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? अर्जुन ने पहले तो उपेंद्र के घर की तरफ देखा, फिर हंसकर बोला, मम्मी जैसी तुम्हारी मर्जी, अब हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसी रात उपेंद्र के घर में। मम्मी बता दो पिताजी को, शादी तो हम अर्जुन के साथ ही करेंगे। प्रीति गुस्से में बोली। गोमती समझा दे, इसे काट के रख दूंगा अगर अर्जुन का नाम भी अपनी जुबान पर लाई तो। मम्मी मर जाएंगे पर शादी तो उसी से करेंगे, बता दो इनको, प्रीति और तेजी से बोली। उपेंद्र ने प्रीति के गाल पर एक जोरदार तमाशा जड़ दिया। प्रीति लड़खड़ाकर गिर पड़ी। गोमती ने दौड़कर उसे उठाया और उपेंद्र से बोली, जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हो तो फिर उसे समझा दे, मेरे आगे जुबान न चलाए। मेरा फैसला अटल है, इसकी शादी अर्जुन से कभी नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? प्रीति की शादी अर्जुन से ही होगी। हमने गलत किया उनके साथ, और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है हमें। और हमने हमेशा गलत किया उनके साथ। कितना विश्वास किया था मेघना दीदी ने हमारे ऊपर, अपना सब कुछ हमारे भरोसे छोड़ दिया, और आपने हर कदम पर उनके साथ छल किया। कोई छल नहीं किया मैंने, पागलपन की बातें मत करो। क्यों, धोखे से उनकी जमीन खेती अपने नाम कर लेना क्या छल नहीं है? और कहते कहते गोमती रुक गई। और क्या? उपेंद्र ने नजरें चुराते हुए बोला, और दीपाली की शादी के समय तुमने क्या किया? तुम क्या सोचते हो मुझे कुछ पता नहीं है? प्रीति के पिताजी हमें सब बताए। गोमती चीख पड़ी, क्या क्या पता है तुम्हें? उपेंद्र जोर से चिल्लाया, यही कि तुमने ज्यादा दहेज देने का लालच देकर स्वाति की जगह अपनी दीपाली की शादी महेश के साथ कर दी। और नतीजा देख लिया। उस घर में जाने के बाद हमारी बेटी एक दिन भी सुकून से नहीं रही। उन पैसे के लालचियों ने उसके ऊपर कितने अत्याचार किए, उसके साथ मारपीट तक की गई, पर तुम्हारे पापों की सजा वो खुद को देती रही। उसने ससुराल नहीं छोड़ी, हर दर्द बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वो खुद को स्वाति का गुनहगार मानती है। और फिर उसने गांव आना ही छोड़ दिया। और आज भी शादी के इतने साल बाद हम अक्सर उनकी पैसों की मांग पूरी करते हैं। भगवान सब देखता है। बकवास बंद करो गोमती। हर माता पिता चाहते हैं उनकी संतान सुखी रहे, और मैंने भी वही किया। आप पैसे से दीपाली के लिए सुख खरीदने चले थे, और देखिए कितने दुख खरीद कर उसकी झोली में डाल दिए। उपेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने कमरे में गया और थोड़ी देर बाद बाहर आ गया। शायद कहीं जाने को तैयार हुआ था। गोमती ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? उपेंद्र ने कुछ देर तक सोचा, फिर प्रीति की ओर देखते हुए बोला, अर्जुन के घर जा रहा हूँ प्रीति का रिश्ता लेकर। तुम चाहो तो चल सकती हो, पर इतनी रात, वो भी खाली हाथ। गोमती बोली,
हाँ, जा रहा हूँ, वो भी अभी, कहकर उपेंद्र चला गया और जाकर मेघना के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अर्जुन ने घड़ी पर नज़र डाली तो 9 बज रहे थे। अरे मम्मी, इतनी रात को कौन है? देखो तो ज़रा। मेघना सोने की तैयारी कर रही थी। उसने घड़ी पर नज़र डाली और दरवाज़ा खोला तो सामने उपेंद्र खड़ा था। मेघना उपेंद्र को देखकर अंदर चली गई। कौन है माँ? अर्जुन ने पूछा। उपेंद्र। मेघना नफरत से भर गई। अरे उपेंद्र चाचा आए हैं। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा, फिर दरवाजे की ओर भागा। उपेंद्र से बोला, आइए चाचा आइए। उपेंद्र अंदर आ गया और बोला, भाभी मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया। उपेंद्र आगे बोला, भाभी मैं प्रीति का रिश्ता अर्जुन के लिए लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रीति की शादी अर्जुन के साथ हो जाए। उपेंद्र, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? ऐसा नहीं हो सकता। मेघना शेरनी की तरह गुर्राई। भाभी, प्रीति और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं। उपेंद्र ने अर्जुन को देखते हुए कहा। अर्जुन ने उपेंद्र की बात सुनते ही आंखें झुका ली। मेघना ने अर्जुन की ओर देखा। वो अर्जुन के पास गई और बिना सोचे समझे अर्जुन के गाल पर तमाचा जड़ दिया। अर्जुन को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो अपना गाल सहलाने लगा। ये शादी कभी नहीं होगी, सुना तुमने? ये शादी कभी नहीं होगी। और उपेंद्र, इतनी उम्र हो चुकी तुम्हारी, पर तुम्हें इतना नहीं पता कि इतनी रात किसी के घर नहीं जाते। उपेंद्र तो चाहता ही यही था। वो दिखावे के आंसू लुढ़काते हुए अपने घर आ गया और नमक मिर्च लगाकर सारी बात गोमती को बता दी। तुम उनकी ज़मीन वापस क्यों नहीं कर देते? दीदी के मन में बस वही गुस्सा है। तुम ज़मीन वापस करोगे तो वो खुश हो जाएंगी और प्रीति को अपनी बहू स्वीकार कर लेंगी। प्रीति की मम्मी दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। अगर इसके बाद भी वो शादी के लिए राजी ना हुई तो मैं दोनों ओर से मारा जाऊंगा, समझी? अब देखना, अर्जुन अगर सच में हमारी प्रीति से प्यार करता होगा तो भाभी नाक रगड़ते हुए दरवाजे पर आएंगी। आप अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। हद होती है दुष्टता की। गोमती बोली। प्रीति की माँ, तुम अपनी हद में रहो। मम्मी, प्रीति में क्या कमी है बस इतना बता दो। तुम तो शुरू से ही प्रीति को कितना पसंद करती हो। अर्जुन मेघना से बोला। बचपन की बात और थी अर्जुन, एक बार कह दिया ना तुम्हारी शादी प्रीति से नहीं हो सकती। मेघना बोली, पर मम्मी मैं तो शादी प्रीति से ही करूंगा, नहीं तो पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहूंगा। अर्जुन ने जिद पकड़ ली। उस रात अर्जुन ने खाना भी नहीं खाया। थोड़ी देर बाद अर्जुन सो गया। अभी उसकी छुट्टी भी खत्म हो रही थी। 2 दिन बाद वो जाने वाला था। मेघना की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। आज तो स्वाति भी नहीं उसके पास जिससे अपना दुख कह पाती। और सच पूछो तो स्वाति के अलावा कोई था भी नहीं जो उसका दर्द समझ पाता। विकास के जाने के बाद उसने सबसे ज्यादा विश्वास उपेंद्र और गोमती पर ही किया था, और उसे बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा। उपेंद्र ने विश्वासघात किया था हमारे साथ। अब अर्जुन को कैसे समझाएं ये बात? कैसे बताएं कि उनके पास तो अब जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है? उसे कैसे बताऊं कि कितनी मुसीबतें उठाकर उसे पढ़ाया, दूसरे के खेतों में मजदूरी करके फीस भरी। स्वाति ने भी अपने भाई की पढ़ाई के लिए रात दिन सिलाई कढ़ाई की, तब कहीं जाकर आज सुख का दिन आया है। ऐसे में कैसे उस घर की बेटी को अपने घर की बहू बना लूं जिसने हमें धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया? जानबूझकर तो कोई भी सांप के बिल में हाथ नहीं डालता। प्रीति उपेंद्र की बेटी है, थोड़ा बहुत तो अपने पिता का असर हो गई। नहीं, ये शादी तो नहीं होगी। सब बातें सोचते मेघना कब सो गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह अर्जुन ने मेघना से बात नहीं की, बस अपने घर के दरवाजे की सीढ़ी पर प्रीति के घर की तरफ मुंह करके बैठ गया। जब मेघना की नजर अर्जुन पर पड़ी तो उसे अर्जुन की हरकत पर हंसी आ गई। इतना बड़ा हो गया पर अभी भी बचपना नहीं गया। मेघना को प्रीति और अर्जुन की बचपन की बातें याद आने लगी। कैसे दोनों लड़ते झगड़ते थे। गुस्सा होकर जब प्रीति अपने घर चली जाती और फिर खेलने नहीं आती तो अर्जुन ऐसे ही सीढ़ियों पर बैठकर उसका इंतजार करता था और प्रीति अपने घर की खिड़की से झांकती थी। क्या आज भी वही दृश्य होगा? सोचकर मेघना ने चुपके से उपेंद्र के घर की ओर झांका तो देखा प्रीति अर्जुन को देखकर रो रही थी। मेघना को प्रीति पर प्यार आ गया। दिल में आया जाकर उसे सीने से लगा ले। वो अर्जुन के पास गई और अर्जुन को इशारा किया कि प्रीति से इशारे से कह दे कि वो अपने आंसू पोंछ ले, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मेघना के लिए बच्चों की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं था। विकास के जाने के बाद ये बच्चे ही तो उसके जीने का मकसद थे। तो फिर जिंदगी की इस मोड़ पर वो बच्चों को कैसे नाराज कर सकती थी? अर्जुन चल अंदर आ, कुछ खा ले बेटा। मेघना बोली। अर्जुन अंदर आ गया। मम्मी, क्या तुम सच में शादी के लिए तैयार हो? अर्जुन ने मेघना के गले में बाहें डालते हुए कहा। हाँ, प्रीति है ही इतनी प्यारी, बिल्कुल जैसे छोटे में थी, एकदम गुड़िया। चलो अब खाना खा लो और स्वाति को उसकी ससुराल से ले आओ। पहली बार भाई ही लेने जाता है, फिर तो वो आती जाती रहेगी। फिर शाम को सभी लोग प्रीति के घर चलेंगे। मेघना ने अर्जुन से कहा। अर्जुन का तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो खुशी से नाच उठा और खाना खाने बैठ गया। शाम होने तक स्वाति भी अपनी ससुराल से आ गई। लाल साड़ी में लिपटी गहनों से लदी स्वाति बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेघना ने दौड़कर गले से लगा लिया। स्वाति के चेहरे की चमक और होंठों की हंसी बता रही थी कि वो ससुराल में बहुत खुश थी।
मम्मी, ये अचानक अर्जुन की शादी की बात कहाँ से आ गई? स्वाति ने जिज्ञासा से पूछा। अब कुछ मत पूछो बिटिया, इन 4-6 दिन में ऐसा कुछ हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। और फिर मेघना ने अर्जुन और प्रीति की प्रेम कहानी स्वाति को कह सुनाई। और मम्मी, तुम इस शादी के लिए राजी भी हो गई? स्वाति ने घोर आश्चर्य से पूछा। क्या करती बिटिया, सारी जिंदगी तुम दोनों के लिए खुशियां बटोरने में ही निकल गई। तेरे पिताजी के जाने के बाद जीवन का बस यही मकसद बचा था। आज अगर अर्जुन प्रीति की शादी के लिए मना कर देते तो शायद हमारा मकसद अधूरा रह जाता। बस इसीलिए खुद के स्वाभिमान से समझौता कर लिया। और फिर प्रीति बहुत ही अच्छी लड़की है, बचपन से देखते आ रहे हैं उसे। ठीक है मम्मी, अगर तुम खुश हो तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारे लिए भी अर्जुन की खुशी सबसे ऊपर है। बेटिया, तुम अपने घर में खुश हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? स्वाति शर्मा गई और बोली, नहीं मम्मी, हमें हमारे घर में कोई परेशानी नहीं। सभी लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। और जमाई राजा, क्या मम्मी तुम भी ना? हमारी चिंता मत करो, हम अपने घर में बहुत सुखी हैं। अब तो तुम अर्जुन और प्रीति की शादी की चिंता करो। अरे चिंता क्या करनी है, उपेंद्र और गोमती शादी के लिए तैयार हैं। कल तो हम मना कर दिए थे, पर आज सवेरे ही खबर करवा दी थी कि शाम को हम शादी का शगुन लेकर आ रहे हैं। चलो अब तैयारी कर लो, शाम को तुम्हें भी चलना है। ठीक है मम्मी, चलो। शाम हो गई थी। प्रीति का ध्यान बार बार घड़ी पर जा रहा था और आंखें दरवाजे पर जाकर टिक जाती। मम्मी, घड़ी खराब हो गई क्या? प्रीति बोली। नहीं तो, गोमती ने जवाब दिया। प्रीति ने फिर घड़ी पर नजर डाली। समय नहीं कट रहा क्या? आता ही होगा अर्जुन बिटिया। आज ना जाने कितने सालों के बाद मेघना दीदी हमारे घर में कदम रखेंगी। हाँ मम्मी, सालों की दूरियां आज खत्म हो जाएंगी, प्रीति बोली। फिर कुछ सोचते हुए बोली, मम्मी सही सही बताओ, बड़ी माँ क्यों नाराज हो गई थी? बिटिया, बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़े दिल वाली हैं दीदी। तुम्हारे पिताजी ने उनके साथ बहुत गलत किया, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपना लिया, गोमती बोली। तभी, अरे गोमती, क्या बातें लेकर बैठ गई? ये मेघना की आवाज थी। मेघना ने गोमती को चुप रहने का इशारा किया। अरे आओ दीदी। प्रीति, पानी लेकर आओ। प्रीति ने पहले बड़ी माँ को देखा, फिर अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुरा दी और पानी लेने रसोई चली गई। अरे स्वाति बिटिया, कैसी हो? तुम्हारा दूल्हा बहुत ही सुंदर है, मैंने खिड़की से देखा था। स्वाति धीरे से मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में उपेंद्र भी आ गया और फिर अर्जुन और प्रीति की सगाई हो गई। पंडित जी ने इसी महीने की 26 तारीख को शादी का मुहूर्त निकाला। पर माँ, इतनी जल्दी? हमने अभी भी एक शादी निपटाई है, अर्जुन बोला। बेटा, हमारी चिंता मत करो, तुम अपनी छुट्टी के बारे में सोचो। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि प्रीति जल्दी से घर की बहू बनकर हमारे घर आ जाए। प्रीति शर्मा गई। ठीक है मम्मी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे छुट्टी मिल जाएगी। अर्जुन अपनी ड्यूटी पर चला गया और 20 दिन बाद 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर फिर से आ गया। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां बड़ी जोर शोर से शुरू हो गई। स्वाति और दीपाली की ससुराल निमंत्रण भेज दिया गया। स्वाति तो यहाँ पहले से ही उपस्थित थी। उसके पति राजेश भी शादी के 2 दिन पहले ही पहुंच गए। राजेश सारा दिन स्वाति के आगे पीछे डोलता रहता और स्वाति मायके वालों की भी शर्माई शर्माई सी रहती। इधर दीपाली की हालत उसके चेहरे को देखकर ही पता चल रही थी। चेहरे का रंग काला पड़ चुका था, आंखें गड्ढे में घुसी जा रही थी और बात बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली दीपाली अब हंसना भूल चुकी थी। उसकी ससुराल से भी कोई नहीं आया था। सबको खोई खोई नजर से देखती, सबकी बातें सुनती, पर कुछ नहीं कहती। गोमती उसे दुखी देख अंदर ही अंदर जल जाती। शादी का दिन भी आ गया। खूब धूमधाम से शादी हुई। मेघना ने अपने सभी शौक पूरे किए। आखिर हर माँ की तरह उसका भी सपना था कि एक दिन उसका लाल दूल्हा बनेगा, बारात सजेगी, चांद सी बहू आएगी। और भी ना जाने कितने सपने थे जो एक एक करके पूरे होते चले जा रहे थे। मेघना को रह रहकर विकास की याद आ रही थी। आज उसके पास सब कुछ था, बेटी, दामाद, बेटा, बहू, रुपया, पैसा, समाज में मान सम्मान। अगर किसी चीज की कमी थी तो वो था विकास, और दुनिया भर की दौलत और खुशियां उस कमी को पूरा नहीं कर सकती थी। बारात निकली। राजेश ने जमकर पैसे लुटाए। लाल जोड़े में सजी प्रीति और उसी लाल रंग की शेरवानी में सजे अर्जुन और प्रीति बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लग रहे थे। जयमाला हुई, 7 फेरे हुए और प्रीति अपनी ससुराल आ गई। लेकिन पूरी शादी में दीपाली और स्वाति में कोई भी बात नहीं हुई। प्रीति जब ससुराल पहुंची तब उसकी बड़ी माँ उसके स्वागत में थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे पर बेटा बहू को देख मेघना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर दोनों की आरती उतारी। अर्जुन और प्रीति ने आगे बढ़कर मेघना के पैर छू लिए। मेघना ने भी आगे बढ़कर प्रीति को गले से लगा लिया। उनकी तोतली प्यारी प्रीति आज उनकी बहू बनकर उनके घर आई थी। शाम को पूरे गांव की औरतें मेघना के आंगन में जमा हुई थी। ढोलक बजनी थी। मोहल्ले की होने के नाते गोमती और दीपाली को भी बुलाया गया। खूब गाना बजाना हुआ। स्वाति खूब झूमकर नाची। उसके चेहरे पर उसके सुखी संसार की कहानी लिखी थी और दीपाली चुपचाप बैठी सबको देख रही थी।
तभी स्वाति बोली, आओ दीपाली, तुम मेरे पास आओ, चलो दोनों नाचते हैं जैसे पहले नाचते थे। दीपाली ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वाति उसे ऐसे गले लगा लेगी। आज बहुत दिनों के बाद वो जी भरकर नाची, और फिर जब नाचते नाचते दोनों सहेलियां थक गई, ऊपर छत पर निकल गई। आज सालों बाद दोनों एक दूसरे के सामने थी। क्या बात है दीपाली, तुम हर समय इतनी उदास क्यों रहती हो? तुम्हारी ससुराल से भी कोई नहीं आया, और तो और महेश भी नहीं आया। दीपाली कुछ नहीं बोली और स्वाति के गले लगकर रो पड़ी। स्वाति क्यों नाराज हो गई थी मुझसे? मेरी क्या गलती थी? मेरे पिताजी की गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? क्यों? उपेंद्र चाचा जी की क्या गलती थी? स्वाति, तुम्हें पता ही नहीं, महेश के घर वालों को मुंह मांगा दहेज देकर तुम्हारी जगह मेरी शादी महेश से करवा दी। पर महेश के घर वाले पैसे के बहुत लालची थे। महेश के संबंध भी किसी दूसरी लड़की के साथ थे। शादी की पहली रात से ही महेश और उसके घर वालों के अत्याचार मेरे ऊपर होने लगे। मुझे बात बात पर पीटते, पैसे की मांग करते, पिताजी से मुंह फाड़ कर रकम मांगते। और पिताजी भी दुनिया समाज के आगे मुझे सुखी दिखाने के लिए पिताजी हर बार उनकी मांग पूरी करते रहे। और फिर एक दिन महेश ने दूसरी शादी भी कर ली। उस दिन से मेरी ससुराल में मेरा अस्तित्व पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और फिर महेश उस औरत को घर भी ले आया, मेरा सामान कमरे से बाहर निकाल कर फेंक दिया। पर घर से बाहर नहीं निकाला, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी आज भी उन लोगों को हर महीने एक मोटी रकम पहुंचाते हैं। दीपाली, इतना सब तुम बर्दाश्त करती रही और कभी मेरे से बात करने की कोशिश भी नहीं की। अगर मैं नाराज़ थी तो तुम मुझे मना सकती थी, शुरू में कोशिश की। पर फिर अपनी परिस्थितियों को ही अपना प्रायश्चित मानकर चुपचाप सहती रही, और अब तो आदत हो गई है। दीपाली, तुम पढ़ी लिखी थी फिर भी अत्याचार सहती रही। शायद मेरे पिताजी के बुरे कर्मों की यही सजा थी। कहकर दीपाली रो पड़ी। स्वाति ने आगे बढ़कर दीपाली को गले लगा लिया और बोली, बस दीपाली, अब और नहीं। जिस घर में तेरा कोई मान सम्मान नहीं, उस घर में तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में उपेंद्र चाचा से बात करूंगी। ढोलक अपने लय ताल से बज रही थी, सभी महिलाएं बधाई गीत गा रही थी। रात के 2 बज चुके थे। मम्मी, कितनी देर तक गाना बजाना करोगी? प्रीति भी पिछली 2 रातों से जाग रही है। अरे बिटिया, मैं तो आज पूरी रात गाऊंगी, तुम प्रीति को उसके कमरे में पहुंचा दो। क्यों काकी, क्यों गोमती, गाओगी ना सारी रात? मेघना ने वहां उपस्थित सभी महिलाओं से पूछा। सभी मुस्कुरा दी और फिर से गाने लगी। स्वाति ने प्रीति को उसके कमरे में पहुंचा दिया। प्रीति, वैसे तो पूरा घर तुम्हारा है, पर आज से ये अर्जुन के साथ साथ सिर्फ तुम्हारा है। प्रीति ने कमरे पर नजर डाली और मुस्कुराकर सिर झुका लिया। स्वाति को हंसी आ गई और बोली, अले अले, हमारी तोतली सलमाना भी जानती है। इतना कहकर स्वाति हंसते हुए कमरे से बाहर चली गई। प्रीति को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। बेड पर अर्जुन गहरी नींद सो रहा था। सोता भी कैसे नहीं, रात के 2:30 बज चुके थे। इतनी रात तक कोई कैसे जागता? प्रीति धीमे कदमों से बढ़ते हुए अर्जुन के पास पहुंच गई। वह गहरी नींद में सोया हुआ था। अर्जुन बहुत ही मासूम लग रहा था। उसे याद आने लगा वो अर्जुन जो बात बात पर प्रीति से चिढ़ता था, और खासकर तब जब वो अपनी बड़ी माँ की गोद में बैठ जाती थी, और जब बड़ी माँ अपने हाथों से खाना खिलाती तो अर्जुन गुस्से में खाना छोड़कर चल देता। तब बड़ी माँ एक एक करके दोनों को खिलाती, और यूं ही लड़ते झगड़ते दोनों ने साथ में स्कूल जाना शुरू किया। किंतु धीरे धीरे कब उनके झगड़े दोस्ती में बदल गए पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन अर्जुन को देखकर दिल में कुछ हलचल सी होने लगी। जिस दिन अर्जुन को नहीं देखती उसका दिल उदास रहता। आंखें हर समय अर्जुन को ही ढूंढती, और जब अर्जुन दिख जाता तो घबराकर आंखें नीची कर लेती। एक दिन वो हो गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। स्कूल का अंतिम वर्ष था। अर्जुन ने स्कूल में सभी के सामने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। चाहती तो प्रीति भी उसे बहुत थी, किंतु इस तरह के इजहार की उसने उम्मीद नहीं की थी। वो कक्षा में तो सबके सामने कुछ नहीं कह पाई, किंतु उसने कई दिनों तक अर्जुन से बात नहीं की। वो माफी मांगता रहा। प्रीति भी तो प्यार करती थी अर्जुन से, कितने दिन नाराज रहती। एक दिन उसने मुस्कुराकर अर्जुन को माफ कर दिया, और फिर शुरू हुई अर्जुन प्रीति की प्रेम कहानी। और आज दोनों की शादी भी हो गई। सोचते सोचते प्रीति अर्जुन के पैरों की तरफ बैठ गई, और कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो देखा सामने स्वाति चाय लिए खड़ी थी। प्रीति हड़बड़ाकर उठ बैठी। दीदी आप, अर्जुन जाग गए क्या? प्रीति, अर्जुन तो कब का जाग गया, आज मुझे वापस ससुराल जाना है, बस उसी की तैयारी में लगा है। प्रीति को बहुत अजीब लगा। अर्जुन ने उससे कुछ भी नहीं कहा। अरे कुछ नहीं तो कम से कम जगा ही दिया होता। थोड़ी देर में प्रीति तैयार होकर रसोई में आ गई। अरे प्रीति बिटिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम खीर बना लो, अभी थोड़ी देर में स्वाति को भी ससुराल जाना है, थोड़ा जल्दी करना। तभी स्वाति भी आ गई। मम्मी, मैं दीपाली से मिलकर आती हूँ। स्वाति बोली, ठीक है, मेघना ने जवाब दिया। स्वाति दीपाली के घर पहुंच गई। उपेंद्र खाना खा रहा था। दीपाली रसोई में गोमती के पास खड़ी रो रही थी। चाची जी, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि दीपाली को उन दरिंदों के बीच में रख छोड़ा है? गोमती ने कोई जवाब नहीं दिया।
चाचा कितना प्यार करते थे आप दीपाली से, और इसी कारण उसे आपने बिना जांचे परखे उन राक्षसों के घर ब्याह दिया, और अब वो उस घर में एक नौकरानी की जिंदगी बसर कर रही है। चाचा मत भेजो दीपाली को वहां, नहीं तो वो लोग उसे मार डालेंगे। या समाज में इज्जत बहुत बड़ी चीज है, अगर दीपाली हमारे पास लौट आई तो समाज में बहुत बदनामी होगी। लोग 10 तरह के सवाल करेंगे, किस किस को क्या जवाब देंगे। इसलिए सालों से उसकी नाजायज मांगे पूरी करता आ रहा हूँ, पर चाचा समाज का इतना ख्याल रहा कि आपको दीपाली के आंसू भी नहीं दिखाई पड़े, आप उसके दर्द को महसूस नहीं कर सके। कैसे पिता हैं आप? और चाची आप तो माँ थी, दीपाली को ऐसी हालत देखकर आपका कलेजा नहीं फटा? अब दीपाली उस घर में वापस नहीं जाएगी, अगर आप उसे अपने पास नहीं रख सकते तो वो हमारे घर पर रहेगी, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। सभी लोग शांत थे, कोई जवाब न पाकर स्वाति ने दीपाली का हाथ पकड़ा और बोली, बहन आज से ये घर नहीं वो घर तुम्हारा है। दीपाली स्वाति के साथ चल दी। तभी गोमती ने दीपाली का रास्ता रोक लिया और दीपाली के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, हमको माफ कर दो बिटिया, ये सारी गलती हमारी ही है। हम आंखें मूंद कर उनकी हर बात में हाँ मिलाते रहे, हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमको माफ कर दो बिटिया, और अब तुम वहां कभी नहीं जाओगी। दीपाली गोमती के गले लगकर रो पड़ी। दोपहर होने तक स्वाति राजेश के साथ अपने ससुराल चली गई। प्रीति की आंखें अर्जुन को ही ढूंढ रही थी, और स्वाति के जाने के बाद तो प्रीति की बेचैनी और अधिक बढ़ गई थी। बाहर अंधेरा हो गया था, अर्जुन अभी तक घर पर नहीं था। प्रीति का मन बहुत दुखी हो गया। कल जब वो कमरे में पहुंची, अर्जुन सो चुका था, और आज सुबह जागने के बाद भी उसने प्रीति से कोई बात नहीं की, और फिर पूरा दिन नजर भी नहीं आया। अगर कहीं जरूरी काम से गया भी था तो बता देता, इसी बहाने बातें तो हो जाती। शादी के पहले कितना बेचैन रहता था मिलने के लिए और बात करने के लिए, और अब जब शादी हो गई है जनाब को चिंता ही नहीं रही हमारी। हाँ भाई, अब प्रेमी से पति बन चुके हैं, यूं कुछ तो भाव खाएंगे ही। प्रीति इसी कश्मकश में खोई हुई थी कि तभी अर्जुन ने घर में प्रवेश किया। प्रीति का चेहरा खिल गया, वो अर्जुन को देखकर मुस्कुरा दी। पर ये क्या, अर्जुन ने प्रीति को अनदेखा कर दिया और मेघना से बोला, मम्मी जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत थक गया हूँ। अरे प्रीति, अर्जुन की थाली लगा दो। अर्जुन अपने कमरे में चला गया। प्रीति भी खाना लेकर अर्जुन के पास चली गई। खाना, प्रीति धीरे से बोली, रख दो, अर्जुन ने बेरुखी से जवाब दिया। आज कहाँ रहे सारा दिन? प्रीति ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन कोई बात क्यों नहीं करते? प्रीति दुखी हो गई। अर्जुन ने बिना कुछ कहे थोड़ा सा खाना खाया और बिना कुछ बोले सोने के लिए लेट गया। प्रीति को रोना आ रहा था। अजीब पहेली बन गया था अर्जुन उसके लिए। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वो अर्जुन के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, अर्जुन मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे नींद आ रही है। प्रीति, अर्जुन गुस्से से बोला। अर्जुन 2 दिन हो गए हमारी शादी को, पर तुमने एक भी बार मुझे ना तो प्यार से देखा और ना ही बात की। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, पर इस तरह से चुप मत रहो। अर्जुन ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। अर्जुन यूं मुंह मत फेरो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्रीति रोने लगी। तो फिर लौट जाओ अपने पिताजी के घर, मेरे दिल में, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अर्जुन जोर से चिल्लाया और बेड पर उठकर बैठ गया। अर्जुन, प्रीति अर्जुन को घूरे जा रही थी। हाँ प्रीति, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम जब चाहो मेरे घर से जा सकती हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अर्जुन कैसी बातें कर रहे हो? हमने बचपन से एक दूसरे से प्यार किया है, एक साथ जीवन बिताने के सपने देखे थे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। फिर ये बेरुखी और नाराजगी क्यों? तुम मेरा विश्वास क्यों तोड़ रहे हो? विश्वास क्या तो है, तुम्हें पता भी है? अरे तुम्हारी रगों में एक धोखेबाज का खून है। अर्जुन, पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रीति, जाकर अपने पिताजी से पूछो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और मुझे शांति से सोने दो। अर्जुन, मुझे उनसे नहीं तुमसे जानना है कि तुम किस बात से नाराज हो। कहा ना जाओ अपने पिताजी से पूछो, और हाँ अब इस घर में मत आना। इतना कहकर अर्जुन ने प्रीति का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से धक्का दे दिया। मेघना कमरे के बाहर से उनकी बातें सुन रही थी। उसने दौड़कर प्रीति को गिरने से बचाकर अपनी बाहों में समेट लिया और फिर आगे बढ़कर अर्जुन के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। अर्जुन, क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? आधी रात को अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालते शर्म नहीं आई तुझे? और ये क्या बोले जा रहा है? मम्मी, मुझे सब पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और तुम्हें भी पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या पता है? मेघना ने अर्जुन को देखकर कहा। मम्मी, इतनी भोली मत बनो, मुझे सब पता है। उस दिन जब मैं दीदी की शादी की छुट्टी लेकर एक दिन पहले आ गया था, आप और दीदी उपेंद्र चाचा की बातें कर रहे थे। किस धोखे से उन्होंने हमारी जमीन हड़प ली, कैसे उन्होंने ज्यादा दहेज देकर धोखे से दीपाली दीदी की शादी महेश से कर दी,
और उनके बुरे कर्मों का भुगतान दीपाली दीदी आज तक कर रही हैं। भगवान की कृपा से स्वाति दीदी तो उन दरिंदों के हाथों बर्बादी से बच गई, पर मम्मी दीपाली दीदी भी तो हमारी दीदी जैसी ही है। मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता, पर इन सब की सजा प्रीति को क्यों? मेघना ने अर्जुन से कहा। मम्मी, इसके पिताजी के कारण आपने कितनी तकलीफें उठाई हैं, हमारी सारी ज़मीन अपने नाम कर ली और आपने मुझे बताया तक नहीं मेरी पढ़ाई ना रुक जाए, इसलिए आप अपने ही खेतों में मजदूरी करती रही और उपेंद्र चाचा से मेरी पढ़ाई के लिए लिए गए पैसों का ब्याज भरती रही। बस जिस दिन मैंने आपकी बातें सुनी, मैंने उन्हें सबक सिखाने का प्रण लिया। मुझे उपेंद्र चाचा और गोमती चाची के साथ साथ प्रीति से भी नफरत हो गई और उपेंद्र चाचा समाज में अपनी खिल्ली नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए उन्होंने दीपाली दीदी को उस नरक से बाहर नहीं निकाला। बस इसीलिए मैंने प्रीति से शादी कर ली। सोचा इसे उपेंद्र चाचा के घर पर छोड़ दूंगा जिंदगी भर के लिए, तब पता चलेगा धोखा क्या होता है। अर्जुन बेटा, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। बेटा, हर धोखे का बदला धोखा नहीं होता। मम्मी, ये बात भी मेरे मन में आई थी, किंतु शादी होने के बाद भी उपेंद्र चाचा के मन में एक बार भी नहीं आया कि वो अपनी गलती स्वीकार करें। अभी मेघना और अर्जुन से बातें हो ही रही थी कि प्रीति ने धड़ाम से दरवाज़ा खोला और उपेंद्र के घर पहुंच गई। इतनी रात को प्रीति को इस तरह सामने देख सभी लोग घबरा गए। अरे प्रीति, तू इस समय यहाँ? पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आज आपके लालच ने आपकी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी, आज अर्जुन ने मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे शादी पिताजी से बदला लेने के लिए ही की थी। पर प्रीति, ये कौन सा तरीका है बदला लेने का? मम्मी, धोखेबाजी का कोई उसूल नहीं होता है। क्या पिताजी के तरीके सही थे? बड़ी माँ ने कितना विश्वास किया था आप लोगों पर, और आप लोगों ने क्या किया? प्रीति की बातें सुनकर उपेंद्र ने अपना सिर पकड़ लिया। आज अपनी दोनों बेटियों की ऐसी हालत देख वो धधकती अग्नि में जल उठा। प्रीति की बातें उसका कलेजा छल निकल रही थी। फिर वो धीरे से उठा और अंदर से मेघना की जमीन के तुड़े मुड़े कागज निकाल लाया और प्रीति को लेकर अर्जुन के घर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो मेघना अर्जुन को समझा रही थी कि वो प्रीति को उपेंद्र के घर से जाकर ले आए। प्रीति और उपेंद्र को देख दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। अरे उपेंद्र भैया, हम आपके ही घर आ रहे थे। मेघना ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। उपेंद्र बिना सोचे समझे मेघना के कदमों पर गिर पड़ा और बोला, भाभी, और कितना शर्मिंदा करोगी? सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे साथ छल किया और तुम सीने पर पत्थर रखकर सब बर्दाश्त करती रही। भाभी, माफ कर दो, बहुत पछतावा है मुझे। मेघना कुछ नहीं बोली। तभी गोमती और दीपाली भी आ गई। उपेंद्र अर्जुन के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझ में लालच आ गया था। अरे लालच की पट्टी आंखों में कुछ इस तरह बंधी थी कि मुझे खुद ही अपने बच्चों का दुख नहीं दिखाई दिया। मेरे लालच ने मेरी दीपाली के जीवन में आग लगा दी। मेरे कुकर्मों की सजा मेरी बेटी को मत दो। बेटा बहुत प्यार करती है तुमसे, तुम्हारे बिना मर जाएगी। बेटा मुझे माफ कर दो। भाभी, ये रहे तुम्हारी जमीन के कागज, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। बस मेरी बेटी को अपना लो। इतना कहकर उपेंद्र ने मेघना के कदमों पर जमीन के कागज और अपना सिर रख दिया। मेघना ने उपेंद्र को उठाया और बोली, ये क्या कर रहे हो उपेंद्र भैया? मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब प्रीति हमारे घर बहू बनकर आई थी। जब रिश्ता जुड़ गया तो दिलों में बैर कैसा। हमें अब जमीन जाने का अब कोई गम नहीं, क्योंकि बदले में आपने अपनी अनमोल धरोहर हमें दे दी। बेटी से बड़ा कोई धन नहीं। गोमती बोली, धन्य हो दीदी, पता नहीं भगवान ने किस मिट्टी का बनाया है आपको। बहुत अच्छे कर्म किए होंगे हमारी प्रीति ने, तभी उसे आप जैसी बड़ी माँ की छत्र छाया में उसका बचपन बीता और आज वो आपकी बहू बन गई। अर्जुन बेटा, कुछ तो बोलो। चाची जी, मैं भी प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस दिन मैंने दीदी और मम्मी की बातें सुनी, मुझे बहुत गुस्सा आया। सारी जिंदगी चुपचाप से सारे दर्द सहती रही और हम सबको उस दर्द का एहसास भी नहीं होने दिया। मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा आया, किंतु गुस्सा और लड़ाई लड़ना इस समस्या का हल नहीं था। और उस समय अगर मैं आपसे कुछ कहता तो शायद आप हमारी शादी ना होने देते। इसलिए मैं उस समय चुप रहा और फिर जब आप प्रीति का रिश्ता लेकर आए तो मुझे भी मौका मिल गया। प्रीति से शादी मैंने सच्चे दिल से की, किंतु शादी के बाद प्रीति पर गुस्सा मेरी सोची समझी योजना का हिस्सा थी। अर्जुन प्रीति को देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अच्छा बेटा, अपनी मम्मी को भी नहीं बताया? अब देखो मैं और प्रीति मिलकर तुम्हारे खिलाफ क्या क्या योजना बनाते हैं। मेघना ने अर्जुन के कान खींचते हुए कहा। मेघना की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। इतने सालों के बाद आज दोनों परिवार एक साथ इतने खुश थे। दोस्तों, पैसे और रिश्तों को महत्व दीजिए, क्योंकि रिश्ते भावनाओं से जुड़े होते हैं। पैसे से हमारी खुशियां खरीद सकते हैं, किंतु जब हमारे ऊपर दुख आता है तो कई बार हमारा पैसा भी काम नहीं आता। उस समय हमारे खून और भावनाओं से जुड़े रिश्ते ही हमें सहारा देते हैं।
हम कितने भी धनवान क्यों ना हो, हम ना तो किसी की भावनाएं खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमसे हमारे नाराज ना हो और हमें कदम कदम पर एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होती रहे। कभी किसी के साथ धोखा मत कीजिए, खासकर उनके साथ जो आप पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हों। याद रखिए, हमारे बुरे कर्मों का फल हमें बुरा ही मिलेगा और इसी जीवन में मिलेगा।